पर्सन जिनसे आज आप मैं हम सब मिलने के लिए आए हैं, जिनसे आज आप मैं हम सब सीखने के लिए आए हैं। और जो कहीं ना कहीं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, आज जो गौरव जी ने बोला कि हर बार मिलने के बाद हर चीज को देखने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव समझ में आता है, एक डिफरेंट नजरिया कहीं ना कहीं डेवलप होता है चीजों को देखने का। तो अब उन पर्सन से हम सीखने वाले हैं। तो आप सब लोग के एक्साइटमेंट और एनर्जी के बीच में चैट बॉक्स के अंदर आप मैसेज करके बता सकते हैं। आप सब लोग के जबरदस्त एक्साइटमेंट और एनर्जी के बीच में मैं इनवाइट करने वाला हूं द फाउंडर ऑफ दार्जुन 9, वन एंड ओनली। प्लीज लेट मी हेल्प मी इनवाइट मिस्टर जितेंद्र डागर सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग खुशी एंड गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। लोगों से बात करना हमेशा एक सुखद अनुभव देता है। जी सर, मेरे हिसाब से तो आज ये सीखने से ज्यादा इंटरव्यू है। तो आपके जो क्वेश्चंस थे उसी माध्यम से हम लोग आगे चलेंगे, दैट वुड बी बेटर। आई 100%। होप माय वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन। या सर। परफेक्ट सर। यस सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपके लिए सर, जो आपने बोला कि लोगों से इंटरेक्शन करना हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम लोगों के लिए आपके साथ इंटरेक्शन करना, आपके साथ एक घंटे बैठना, वो हमेशा एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जिसका पूरे हफ्ते से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच। यस सर। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं सर, और लाइक जो पिछली बार आपने सजेशन दिया था उस बिया पे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास भी आए हैं। और बाद में भी हम लोग लेंगे, लेकिन कुछ कुछ टॉप क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं उसमें से जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और जरूर आपको बताना चाहूंगा कि हाँ, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अगर सेशन के अंदर बात हो तो वो डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल रहेगा सभी लोगों के लिए। एक बार मैं व्हाट्सअप देख भी लेता हूँ सर, काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन अपने भेजे हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला सवाल तो सर यहीं से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेसिक आइडियोलॉजी बिहाइंड दार्जुम 9? मतलब दार्जुम 9 को डेवलप करने के पीछे, दार्जुम 9 को बनाने के पीछे जो एक बेसिक आइडियोलॉजी थी, क्योंकि 6 साल पहले, लगभग 7 साल बोलूंगा अब तो मैं सर, 7 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब केमिकल फ्री के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और इन चीजों को लेके कोई उतना सीरियस नहीं था, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने बिजनेसेस को लेके, टर्नओवर को लेके एंड लाइक किसी भी तरीके से हो जाए, कुछ भी बेच के हो जाए, उस तरीके से कर रहे थे लोग। तो मतलब लाइक मोरल वैल्यूज के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ करना हो, या मोरल वैल्यूज को साइड में करके सिर्फ अपने प्रॉफिट पे फोकस करना हो, उन सारी चीजों को कर रहे थे। लेकिन उस टाइम पे एक ऐसे अलग यूनिक टॉपिक को सेलेक्ट करना, और उस यूनिक टॉपिक के साथ स्ट्रगल, मेहनत डेफिनेटली ज्यादा हुई होगी लोगों को समझाने में, वो करना, और उसके बाद भी अपने आइडिया पे, अपने विचार पे एकदम अड़िग रहना। तो वो कैसे मतलब लाइक हुआ, और बेसिक साइंस और बेसिक आइडियोलॉजी क्या है सर दार्जुन इनको डेवलप करने के पीछे? तीन चीजें अंकुश जी, हाँ, जो आपने पूछी और जो मैं समझ पाया, जो क्यूरियोसिटी होती है लोगों की। देखिए, सबसे पहले चीज क्या है कि मैं इस ग्रेट इंडस्ट्री का पार्ट सिंस 2005 था। आई केम हेयर एज अ टीनेजर ऑलमोस्ट। मैं टीनेज एंड हो रही थी मेरी, तो मैं यहाँ पर आ गया था। अच्छे स्टूडेंट के तौर पे आया था। स्टूडेंट मतलब जब तक मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्कूलिंग के एजुकेशन किया तब भी अच्छा स्टूडेंट था, और आज भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक अच्छा स्टूडेंट हूँ। होता क्या है कि लाइफ में हम लोग कभी इतना नहीं पढ़ पाते कि हम बहुत सीख जाते हैं। हम कमाने के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मुझे कि पढ़ाई पूरी हो गई, मैं उन लोगों को बहुत गलत मानता हूँ। पढ़ाई कभी आपकी पूरी नहीं हो सकती। आप करना चाहो तो पढ़ते रहो, आप अपने सब्जेक्ट में पीएचडी, डबल पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी आप करते रहो जितना आपको करना है। पूरी लाइफ भी आप एक सब्जेक्ट की पढ़ाई में गवा सकते हैं। और फिर भी मैं मानूं 70-80 साल की भी अप्रोक्सीमेट लाइफ लूं, तो भी फिर भी आपके पास इतना बड़ा कंटेंट नहीं होगा कि आप उस सब्जेक्ट के अपने आप को मास्टर बोल सकें। तो आज भी इस महान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, इसका स्टूडेंट हूँ। 2005 से 2019 तक मैं जब आया तो मैं बहुत बार एक शब्द यूज करता हूँ अपनी स्पीकिंग में, मिडिल क्लास। मैं बहुत यूज करता हूँ। अब लोग बोलते हैं मैं शायद मिडिल क्लास कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ। मैं मिडिल क्लास कम्युनिटी से इसलिए ज्यादा कंपेयर करता हूँ, ज्यादा चीजें कर पाता हूँ। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट इज आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ विद माई पास्ट। मैं जहां से चला और मैं जहां पर हूँ, इन दोनों के बीच के डिफरेंस में मैंने अपनी जर्नी में क्या समझा। किताबों में जो लिखा है, मेरे की तो मानना ये है कि 99.99% लोग बातें हम समझने के भी लायक लोग नहीं है। किताब अच्छी है या नहीं है वो तो सोचने के लायक भी नहीं है। मतलब किताबें तो अच्छी होंगी जिसने ऑथर ने लिखा है। कई ऑथर्स का इतना बड़ा माइंडसेट होता है कि हमें उनकी किताब अच्छी नहीं लगती। कारण क्या, वो हमारी सोच के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा।
तो धीरे 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 हम चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। शुरुआत में मुझे भी आज जो बुक्स बहुत पसंद है, कभी पसंद नहीं थी। मुझे लगता था कि ये लोग ना आदर्शवादी बातें करते हैं, जबकि मुझे पता लगा कि मैं ज्यादा आदर्शवादी था, ये लोग तो प्रैक्टिकल बातें करते हैं। तो एट द एज ऑफ 19 इन 2005 मैं ये बोल सकता हूँ कि सर, जिसको मैं आदर्शवाद मानता था वो वास्तविकताएं थी, और जिनको मैं वास्तविकताएं मानता था वो झूठा आदर्शवाद। इतना बड़ा चैप्टर का आइडेंटिकल डिफरेंस था। और क्योंकि बिजनेसमैन कोई नहीं था पूरी फैमिली के अंदर, तो बिजनेसमैन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसका सारा का सारा ज्ञान मैंने उन लोगों से लिया था जिनका व्यापार से कोई लेना देना नहीं था। और मेरा एक्सपीरियंस, अगर बीइंग ए बिजनेसमैन किसी से जुड़ा, तो बिजनेसमैन का जो सेलिंग नेटवर्क होता है, उस सेलिंग के नेटवर्क के अंतिम छोर पे जो रिटेलर या सेल्समैन होता है, उससे ज्यादा मेरा इंटरेक्शन कभी किसी बिजनेसमैन के साथ हुआ ही नहीं। बिजनेस के साथ मेरा कोई एक्सपोजर ही नहीं था। और ज्यादातर लोग बेचने को व्यवसाय मानते हैं। उनका कारण क्या है कि बिक जाएगा तो व्यवसाय हो जाएगा। कारण क्या होता है, बिजनेस के बारे में हमारा एक्सपोजर इतना, हमारा इंटरेक्शन इतना, हम जानते इतना है कि बस बेचना मतलब व्यापार। क्योंकि कोई व्यापारी था तो उसने हमारे साथ कभी कुछ और नहीं किया, उसने सिर्फ बेचा है। बाकी सब झूठ लगता था। ऐसा लगता था कोई भी माल बना के देगा, बेचेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में आ गए। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हर किसी बच्चे की तरह मार्केटिंग विंग से जुड़ के हुई, कि हमें नेटवर्क बनाना था अपने लिए, कंपनी के साथ जुड़ के। कंपनी के लिए मैंने कभी नेटवर्क नहीं बनाया, 2005 में भी नहीं बनाया, मैंने अपने लिए नेटवर्क बनाया कंपनी के साथ जुड़ के, जिसकी भी प्रोडक्ट कैटेगरी ने मुझे कन्विंस्ड किया। बहुत से लोग हैं जो पास्ट की चीजों की बुराई करते हैं, वो गलत है। उस टाइम पे मैं उस दिन उनसे कन्विंस्ड था। दैट मीन्स उस टाइम पे शायद वो बेटर रही होगी। एक ये जो नेगेटिव माइंडसेट है ना, कि पहले शायद गलत था। मेरी कंपनी में 15,000 रुपए में हमारे 1000 की सेल 1000 रुपए आता था। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वो पे आउट तो बहुत कम था, कुछ भी कम नहीं था। जितनी मेरे को अकल थी उस हिसाब से बहुत ज्यादा था। अकल 0% थी अपने अंदर, और हम कंपेयर कर रहे हैं उसको। व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस, अकल के हिसाब से पैसा मिलता है कहीं भी रहे। अब हमारी थी कम। अब उसे कुछ भी बोलो, अपने अंदर को इंसान गलती नहीं निकालना चाहता। इसी नेटवर्क मार्केटिंग से ये सब कुछ सीखा समझा। फिर लगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो बहुत ग्रेट, ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, मतलब इतना बड़ी ग्रोथ क्यों नहीं है। हालांकि आज बहुत बड़ी ग्रोथ है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। हम 25,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। 25,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री में पहली बार अगर कोई सोचे तो इस देश में ऐसा हो रहा है कि क्यूमुलेटिव सेल्स का पैसा, मतलब रिपीटेड सेल्स का पैसा, मिडिल क्लास में लास्ट ईयर जो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से बटा, वो तकरीबन 12 साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए बटा है। इतना बड़ा फंड मिडिल क्लास को उन्हीं के द्वारा खरीदे गए प्रोडक्ट्स के थ्रू मिला। उसको नहीं मिला जिसने खरीदा, मतलब मिडिल क्लास ने ही खरीदा और मिडिल क्लास में ही बढ़ गया। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। 25,000 करोड़ पे का मतलब है हमारा टोटल टर्नओवर बॉलीवुड से 60% ज्यादा है। मैंने एक पॉडकास्ट में भी अपने मेंशन किया, तो होस्ट जो थे वो दंग रह गए थे। हमारे हम लोग ये मानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, क्योंकि हमारे को अपनी इंडस्ट्री के फैक्ट्स नहीं मालूम है। और उसमें बुराई ये है कि हमारी इंडस्ट्री के 99.99% लोगों को फैक्ट्स नहीं मालूम। बिना मैथ्स और बिना साइंस के बिजनेस करने की कोशिश हो रही है, जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो ये जानना बड़ा एक सुखद एहसास है सर, कि आपके बॉलीवुड से भी आप मात्र इंडिया में नॉन रेगुलेटेड होने के बाद 28 साल में आपका कद बॉलीवुड से 60% गुना ज्यादा है। अब ये बात एक आम आदमी को समझने की है कि उसके पास पोटेंशियल क्या है। इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड, लोग नॉन नॉलेजेबल, बिजनेस का कॉमन सेंस नहीं। लेकिन एक आम आदमी की ताकत कितनी है अगर वो बिजनेस में झोंके, कि उसके बावजूद भी उसने बॉलीवुड से 60% बड़ी, मतलब 1.5 गुना से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री 28 साल के अंदर बना ली। जिसमें गवर्नमेंट के लोगों के रुझान भी हमारे प्रति शुरुआत में सकारात्मक नहीं थे। आज तो बहुत सकारात्मक है। 8 मार्च को एक इवेंट दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी 5 सेंट्रल मिनिस्टर्स आ रहे हैं। ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने। तो मैंने पहले भी बोला था कि द गोल्डन टाइम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इज कमिंग। अनफॉर्चुनेट है, जो लोग इसकी पहली पीढ़ी हैं बेचारे, वो इस समय आधे से ज्यादा अति आत्मविश्वास में और आधे से ज्यादा विश्वास खो चुके।
लेकिन जब सही समय आया तो वहां नहीं, तो वो एक पोस्ट डालते हैं बहुत सारे नेटवर्क पर, वो बंदा डायमंड खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, खोद रहा है, वो जब निकलने से इतना दूर होता पलट के दूसरी जगह चला जाता है। वो जिन्होंने डाला उनके ऊपर आज सबसे ज्यादा लागू हो रहा है, वो सबसे ज्यादा लागू हो रहा है। तो मेरे को इस इंडस्ट्री में क्या था कि इसके राइज करने के ओरिजिनल रीजंस ढूंढने थे। मेरे दिमाग में था कि क्या चीज, ये सब जर्नी मैंने क्यों बताई, क्योंकि इसी जर्नी में मैंने एक चीज सीखी, बिजनेस कभी भी फेक नहीं होता। पहली बात, 2 साल 4 साल 5 साल किसी चीज के बेचने को आप बिजनेस नहीं बोलते हैं। एक बिजनेस खुला था, कार्बन मोबाइल्स, लावा मोबाइल्स। आज आप लोग उसको बिजनेस बोलेंगे, कंपनी खुली, कुछ 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ करा, चली गई। आपको ये बिजनेस नजर आता है, या आपको एप्पल आईफोन नजर आता है कि 1990s में उसकी कल्पना हुई, 2000 में वो आया, आज 24 साल बाद वो बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है, और अभी बढ़ने के आसार हैं, कंपनी डिटरमिंट है, चीज बढ़िया है। लोगों की जिंदगी एप्पल में तब नहीं बदली सर जब वो पहली बार एप्पल का प्रोडक्ट बेच रहे थे। अमीर वो आदमी एप्पल के साथ जुड़ गया तब जब एप्पल आई थी। कोई व्यक्ति आज अमीर हो रहा होगा क्योंकि जब एप्पल को इतना समय हो गया, उसका प्रोडक्ट एस्टेब्लिश हो गया, आज एक आईफोन लॉन्च होता है, तो जो अगर उसके पूरे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, वो सर हर महीने करोड़पति होता है। लेकिन जब पहली बार वो यहाँ लाया होगा ना एप्पल को, तो उसको एस्टेब्लिश करने में बहुत समय लग गया। लोग तो उस टाइम भी बोलते होंगे, कार्बन को देखो, लावा को देखो, चारों तरफ इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है। जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी चली भी गई। प्रोडक्ट उनके पास भी था, मोबाइल फोन, लेकिन उनका फोन ऐसा नहीं था जो अपनी माउथ पब्लिसिटी करवा सके। लोग जेब में पैसा था, कार्बन और लावा जाके खरीद लेते थे। मार्केट से भी बाहर क्यों हो गया, क्योंकि और ऑप्शंस आ गए। सस्ते ऑप्शन तो कोई ला सकता है। एप्पल के बाहर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सैमसंग भरपूर ट्राई करा, सोनी ने ट्राई किया, बाकियों ने ट्राई किया। जो यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजर सिक्योरिटी एप्पल ने दी, वो दूसरा कोई दे नहीं पाया। ये बात क्लियर होने के बाद मुझे पहली चीज क्लियर हुई कि प्रोडक्ट बेस में आपको बड़ा मुकाम चाहिए, प्रोडक्ट पे आपको वो कंट्रोल चाहिए जो दूसरे किसी के पास ना हो। आपको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की चीजों को क्रिएट करना पड़ेगा। पब्लिक मूर्ख नहीं है, लेबल पढ़ना नहीं जानती होगी, पब्लिक केमिकल्स को नहीं पहचानती होगी, लेकिन चीजों को ना जानती हो, लेकिन पब्लिक अपने एक्सपीरियंस को जानती है। आज कुछ कंपनीज ने हेयर ऑयल बनाया, जब लोग सरसों का तेल लगाते थे वो छुड़वा के आज हेयर ऑयल बनवाया। आज इस रेवोल्यूशन को हुए तकरीबन तकरीबन 30 साल हो गए। मैं शुरुआती दिनों में था तो मैं ऐड देखता था, वो दिखाते थे, एक लड़के का मजाक बनाते थे जो स्कूल में सरसों का तेल लगा के जा रहा है, और बोलते थे अरे इसके तो बाल चिपके हुए हैं। तो फिर वो दिखाते थे ये एक तेल है, राजू का तेल, नॉन स्टिकी है, इसको लगाओ तो बाल आपस में नहीं चिपकते, ये बोल के स्टिकी ऑयल से नॉन स्टिकी लेके गए, सरसों के तेल से हम नए करंट हेयर ऑयल पे आए। ये बात है मेरे स्कूल टाइम की, जो मुझे याद है, 97 98 की ये शायद बातचीत है। 97 98 से 2024 आया सर, 27 साल में किसी ने ग्राहक को जागरूक नहीं किया उस तेल की बोतल में क्या पड़ा हुआ है। किसी ने नहीं किया, ग्राहक भी जागरूक नहीं था। लगे सर 27 साल। लेकिन 27 साल में जिन भी लोगों ने स्टिकी से नॉन स्टिकी ऑयल पे गए, तो उनके बाल जो जड़ों से चिपके रहते थे और जो उन्होंने क्लेम किया था कि बाल उड़ने लगेंगे, वो आज 76% जनता के बाल उड़ रहे हैं। जब 76% जनता के बाल उड़ेंगे, तो जनता मूर्ख नहीं है सर, वो कारण नहीं ढूंढेगी कि सबसे गलती क्या हुई है मिलके। आज कहीं पे पानी खराब है, कहीं चीज खराब है, लेकिन 76% जनता के बाल अगर उड़ रहे हैं, तो सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी गलती है जो 76% पॉपुलेशन ने करी है। इस चीज के बीच में जब हम जाते हैं, तो यूजर को बहुत लंबे टाइम तक बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन वहीं पे एप्पल जैसी कंपनियां, जो शुरुआत में लग रहा था कि ये काम नहीं कर पाएंगी, एप्पल बहुत महंगा फोन है, आज दुनिया मर रही है।
चाहिए, एयरपोर्ट एप्पल का होना चाहिए, घरों में टीवी एप्पल का। मैं ऐसे ऐसे लोग जानता हूँ जिनके पास एप्पल ने जो बनाया सब कुछ एप्पल का ही यूज करते हैं, वो हेडफोन क्या बाकी चीजें क्या। जबकि शुरुआत में एप्पल आई थी तो मार्केट को टफ प्रोडक्ट लगा था, लेकिन जब मार्केट बन रही थी तो कार्बन लावा आसान लगे थे, लेकिन वो गायब होते चले गए बाजार से। कारण क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स और विजन नहीं था उसके पीछे। एप्पल एक विजनरी कंपनी थी। आज एप्पल के सभी डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मॉडल है सर, जिसमें हम लाखों लोगों को करियर बनाने के लिए इनवाइट करते हैं। सबसे क्रिटिकल पॉइंट बता रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग का। लाखों लोगों को, हजारों लोगों को हम इनवाइट करते हैं, तुम हमारे पास आओ, हमारे साथ जुड़ो और तुम्हारा भी करियर शेप कर सकता है, तुम भी अच्छा इकोनॉमिक प्रोफाइल ग्रो कर सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं है करोड़ों लोगों तक पहुंचने के लिए, और उनसे रिपीट सेल निकालने का दम नहीं है, तो ये लाखों लोगों का करियर आप बनाएंगे कैसे? एक साधारण सवाल है जिसका जवाब इंडस्ट्री नहीं दे पाती। आपका प्रोडक्ट क्या खरबों का टर्नओवर कर सकता है ताकि मैं लाखों लोगों को रोजगार की बात कर पाऊं? सपनों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग तब झूठ नहीं बोलती है जब वो ये बोलती है कि इस चीज में हजारों लोगों का, लाखों लोगों को हो जाएगा अगर आपका टर्नओवर मार्केट साइज है। आज तक दारुशनाइन से पहले किसी ने अपने मार्केट साइज की कोई पीपीटी नहीं दी। पहली कंपनी बनी दारुशनाइन 28 साल में जिसने बताया कि हमारा मार्केट शेयर कितना हो सकता है। इससे पहले किसी ने क्यों नहीं बताया? क्योंकि कोई सोचता ही नहीं था कि मेरा मार्केट शेयर होगा, तभी तो मेरे साथ जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बनेगी। पैसा तो हर एक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में अपनी मेहनत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कामयाबी, अपनी लगन का कमाएगा, अपनी प्लानिंग का कमाएगा। हर एक व्यक्ति, कोई कमाएगा कोई नहीं कमाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट की सेल ही नहीं हो सकती, वो प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है, रिपीटेबल नहीं है, माउथ पब्लिसिटी खुद नहीं करवा पा रहा अपने कंज्यूमर से, तो इस प्रोडक्ट का स्केल करने का कोई चांस ही नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा कि शुरुआत में अंकुश जी ने क्वेश्चन पूछा कि आपको नहीं लगा शुरुआत में ये प्रोडक्ट लाइन बहुत टफ है, समझानी मुश्किल है? ये सब मैंने इसीलिए बताई, मेरे को कभी नहीं लगा। मुझे सिर्फ एक चीज दिखी कि मैं इसके अलावा किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जाऊंगा जो बाजार में आज चल रहा है, उसे सस्ता भी बना दूंगा, तो 2 4 5 साल का टारगेट है, 7 साल का, 10 साल का मैक्सिमम टाइम मिलेगा। जो बेचना है बेचो और बेच के निकलो। 10 साल बाद में जितने लोग जुड़ेंगे उनका करियर फिर जीरो हो जाएगा। 90% लोग ये बात सोचते ही नहीं, इसलिए वो लगाते रहते हैं टाइम। टेम्परेरी कंपनीज तो एमएलएम में बाढ़ आई होती है, हमेशा ही बाढ़ है। अच्छी कंपनियों की कभी बाढ़ नहीं है। लोग बोलते हैं ना एमएलएम में ऑप्शन बहुत है। मैं आज बोलता हूँ सर, एमएलएम में ऑप्शन बहुत है, अच्छे ऑप्शन ना के बराबर है। बाजार में, मार्केट के अंदर तेल बहुत है, अच्छे तेल बहुत कम है। बाजार में फोन बहुत है, मोबाइल फोन, अच्छे फोन बहुत कम है। एप्पल को जाके आप ये एटीट्यूड नहीं दिखा सकते कि मेरे पास प्रोडक्ट की कमी नहीं है। अगर आप एप्पल नहीं खरीद रहे तो सेकंड कुछ भी खरीदिए, फिर आप बाजार में। यही एक चीज है जिससे डिफाइन होता है कि कंपनी विजनरी है या नहीं है। लोगों को इनवाइट करना विजन का हिस्सा नहीं है। अगर आप उनको करियर नहीं दे सकते तो स्कैम का हिस्सा है। आप अपने घर में 10,000 लोगों को बुला रहे हैं कि सबको खाना खिलाऊंगा, और घर में 20 लोगों का भी खाना नहीं है, तो ये स्कैम है। लेकिन अगर आपके घर में 1 लाख लोगों का खाना और 10,000 लोगों को आप इनवाइट करते हैं कि आइए साथ मिलके खाना खाएंगे, तो ये दावत है, इसकी समाज चर्चा करेगा, इससे लोगों का भविष्य बनेगा, ये बड़ी बात है। लेकिन घर में 10 लोगों का खाना नहीं है, इनवाइट 10,000 को कर रहे हैं, ये स्कैम है। उन लोगों का, बेचारों का घर का नहीं का, क्या नहीं, वो तो भूखे रहे। फिर समाज में रही फैलती है तो आप लोग बोलते हैं कि लोगों का एटीट्यूड नेगेटिव है, या उनको फेकली पॉजिटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाए। ये सबसे बड़े चैलेंज थे। दारुशनान में मुझे एक चीज लगा था कि अगर 2018 में मैं ऑर्गेनिक की बात करूंगा, ये 2038 तक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा, 2030 तक। लेकिन ये बढ़ता हुआ रेवोल्यूशन है, ऐसा नहीं है तभी जाके होगा, ये हर साल बढ़ेगा। 2018 में सारी कंपनियां मुझे समझा रही थी केमिकल फ्री मत कर, बहुत महंगा हो जाएगा, ऑर्गेनिक मत कर, लोग नहीं खरीदेंगे। आज इंडस्ट्री की हर कंपनी कह रही है कि तुम्हें पता नहीं है, हम भी केमिकल फ्री हैं, हम भी ऑर्गेनिक हैं। तो समझा क्यों रहे थे भाई? हमारे अलावा लैब सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिए, सर्टिफिकेट्स किसी ने नहीं करे, कारण विजन नहीं है।
आज भी इस पब्लिक को झूठ बोलने के लिए पता नहीं कितनी कंपनियों में नहीं देखा, हम भी केमिकल फ्री हैं। अरे भाई, हम भी केमिकल फ्री नहीं हो तो मैं इस चीज को फेसबुक पे भी कर सकता हूँ, लेकिन इंडस्ट्री खराब होती है इसलिए मैं करता नहीं हूँ, नहीं तो आराम से बता सकता हूँ। आज आप लोगों में जिसने फूड फार्मर का वो देखा होगा, लेबल पढ़ेगा इंडिया, आप लोगों की रूह कांप गई होगी जब किसी बंदे का वीडियो आया होगा, क्योंकि वो रातों रात वायरल हुआ था कि बोर्नविटा में इतने परसेंट चीनी है। उसके बाद भारत का आम नागरिक जाग गया। सर, कितने साल बना लिया बोर्नविटा ने बेवकूफ लोगों को। अगर आपकी नीयत खराब है तो कोई ना कोई उसको एक्सपोज कर देगा। प्रोडक्ट अच्छा देना, दारुजनान के लिए टेंशन नहीं थी, क्योंकि दारुजनान जानती है ये जरूरत है। व्यापार में उत्पाद ही अच्छा नहीं है तो फिर क्या अच्छा होगा? पैसा बांटना अच्छा होगा, मनी सर्कुलेशन अच्छा होगा? फिर तो यह है कि घटिया प्रोडक्ट यूजर को दो और कंपनी घटिया बनाएगी, यूजर को घटिया माल देंगे और बीच में सारे मिल बांट के खाएंगे। इसे तो चोरों की पंगत कहा जाएगा, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं कह सकते। ये तो सारे चोर हैं, वो अलीबाबा 40 चोर वाले हैं। मैं तुम्हें घटिया प्रोडक्ट बना के दूंगा, तुम ज्यादा दाम पे बेचाना, कंज्यूमर को लूट लेंगे, मिल के बांट लेंगे, 20% मेरा, 50% तुम सबका, खूब लूट मचाएंगे। ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, इसलिए मुझे कभी चैलेंजिंग भी नहीं लगी। सही काम करना ऑटोमेटिकली आपको उत्साह देता है सर। एक डॉक्टर किसी की जान बचाता ना, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली एक्साइटमेंट आती है। एक इंजीनियर या टीम ऑफ इंजीनियर्स अगर समुद्र को एक से दूसरी जगह जोड़ देती है, पुल बांध देती है ना सर, एक्साइटमेंट का विषय है। आज अगर कोई ऐसी जहाज बनाने की सोच रहा है ना कि हिंदुस्तान से 2 घंटे में अमेरिका पहुंचा दूंगा, तो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं है, बुरा मानने का विषय नहीं है सर। वो एक्साइटेड होगा कि मैं एक ऐसा व्हीकल बनाने जा रहा हूँ। अगर एलन मस्क आज मंगल ग्रह पे पहुंचना चाहता है तो ये उसके लिए एक्साइटमेंट है सर। हम लोगों के लिए चैलेंज है कि अरे यार, कौन मंगल ग्रह जाएगा, हम तो यहाँ से अमेरिका नहीं जा पा रहे, वो मंगल ग्रह दूसरे ग्रह जाने की बातें कर रहा है। तो मेरे लिए सदा विषय था एक्साइटमेंट का। मेरे को आज तक अच्छा लगता है कि हर साल हमारे नंबर्स बढ़ते गए। मुझे आज भी प्राउड फील होता है कि मैं इतने लोगों को ऑर्गेनिक समझा पाया, इतने लोगों को केमिकल फ्री समझा पाया। और ये जो हमने कहा था गौरवशाली नेटवर्क, कि इस काम को करने में मजा आएगा, इस काम को करने में पब्लिक सम्मान देगी। आज हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो कोई नोट नहीं करता, 7 सालों को एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चलते हुए उसके डिस्ट्रीब्यूटर को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। आज तक हमारे यूजर्स ने ये नहीं कहा कि ये है। इतने लोगों ने भी पीछे, मानिक जी मुझे बोले कि सर कुछ हुआ, उसके बाद मैं रोने लग गया। इतनी रिस्पेक्ट मिली मुझे। एक व्यक्ति सर जो इस इंडस्ट्री में है, मानिक जी अगर होंगे भी तो बता भी देंगे शायद, एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री से 15-20 साल से है, उसे इस इंडस्ट्री में पहली बार गौरव का अनुभव हुआ, लोगों ने उनके प्रति सम्मान दिखाया। फेक सम्मान नहीं सर, माला तो हम लोग नेताओं को भी पहना देते हैं जिन्हें 24 घंटे गालियां देते हैं। वो तो चारों तरफ चलता है, वो तो होता है। बात यह है कि यहाँ जुड़े हुए लोग जानते हैं कि कितने लोगों को दारूजन की वजह से दिल से लोगों ने सम्मान दिया। जब आप प्रोडक्ट देने जाते हैं और वो मंगाते हैं तो आपको किस दृष्टिकोण से देखते हैं। 7 साल एक कंपनी चली, नेटवर्क मार्केटिंग में चल रही है, और उसके प्रति नेगेटिविटी, नकारात्मक भावनाएं नहीं है लोगों की, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। 7 साल से एक प्रोडक्ट क्वालिटी में साल दर साल अपने आप को प्रूव कर रहा है। 7 साल से कंपनी का बिजनेस ग्रोइंग है। कोविड आ गया, ये आ गया, लोग बोलते रहते फालतू, मार्केट में ये चल रहा है, मार्केट में वो चल रहा है। मार्केट में क्या चल रहा, भाड़ में गया, मार्केट में सीधा दिख रहा दारूजनाइन चल रही है। क्योंकि एक विदेशी कंपनी और 2 इंडियन कंपनी, तीन ही कंपनी जो लगातार हर साल ग्रो कर रही है, उसमें दारूजनाइन इज वन ऑफ द कंपनी। टॉप 3 कंपनियों में से जब सबका धंधा डाउन हो रहा है, जब सारे जहाज गिर रहे हैं, तब एक जहाज टेक ऑफ कर गया। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस जहाज की। और उनकी टेक्नोलॉजी उच्च स्तरीय थी, हमारी टेक्नोलॉजी उनसे भी उच्च स्तरीय है कि तूफानों के बीच भी ये जहाज उड़ा है। तो इसकी लाइफ, इसकी फ्लाइट बहुत बड़ी चीज है। तो दारुजनान के टाइम पे बस यही एक बड़ी सोच थी, दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी कि लाखों लोगों को करियर के लिए इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया जाएगा, तो उनका इतना प्रबंध करके रखें कि उनके प्रोडक्ट में माउथ पब्लिसिटी हो, कंज्यूमर ठगा हुआ ना महसूस करे, डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेटेड होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसका मार्केट साइज इतना बड़ा हो, इतना बड़ा हो
कि मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अगर पूरा दम लगा दे और लाखों लोगों की टीम बना दे तो हम सबके भोजन की व्यवस्था ढंग से कर पाए। ये हमारा प्राइम मोटिव था, कम से कम हमारे प्लेटफॉर्म से झूठ ना बोला जाए। ये बहुत बड़ी चीज थी, और इसी एक्साइटमेंट में चीजें इतनी आगे तक आ भी गई और ग्रो भी हो रही हैं। तो अंकुश जी अगर हैं तो मैं चाहूंगा उनका अगला कोई क्वेश्चन हो और इसमें कुछ रह गया हो तो दोबारा पूछना। नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है, आपने सही बताया। और सारी चीज़ें, सारे पॉइंट जो आपने बताया वो डेफिनेटली क्लियर हुए। जो चीज़ें चैलेंज को लेके आपने बताया, चीज़ें बताई। दूसरी चीज़ सर, एक और सवाल जो कई सारे लोगों ने पूछा कि मतलब जो आपसे जब पहली बार मैं भी मिला था तो मैंने भी पूछा था, दार्जुन 9 आपने जो नाम चुना, दार्जुन 9 नाम चुना, एक मतलब बिल्कुल यूनिक सा नेम है, अलग सा नेम है। और आपने ये भी कहा कि दार्जुन 9 के पहले का एरा और दार्जुन 9 के बाद का एरा। तो जब पहली 2-3 मीटिंग हमने, अब मेरी आपके साथ हुई, तो मुझे भी नहीं समझ में आया उतना, मुझे भी क्लिक नहीं हुआ। लेकिन दार्जुन 9 के पहले का एरा, दार्जुन 9 के बाद का एरा, और ये दार्जुन 9 रखने के, नाम रखने के पीछे की कहानी, ये क्या है सर? ये कहानी भी एक समूल भावना से जागते हैं अंकुश जी। एक वो पाकिस्तानी बंदे का बड़ा अच्छा डायलॉग आया था, पल में हालात बदल दी, जज्बात बदल दिए, वो सारा कुछ। जब मैं बिजनेस को लेके चला और जब सही मायनों में बिजनेस तक पहुंचा तो मुझे एक चीज महसूस हुई। बिजनेस के प्रति मेरी समझ, मेरी भावना, मेरा सब कुछ जो था पास्ट में और जो वर्तमान में बिजनेस को सजा है, वो 180 डिग्री पे था खुशी, एकदम उल्टा। हम्म। जो मुझे लगता था ये चीज काम करेगी वो तो बिजनेस में बिल्कुल काम नहीं करती, जो लगता था ये व्यापार है वो तो बिल्कुल भी व्यापार नहीं निकला। मैं एक तरीके से कहूं तो मैं अपने आप के उस गलत व्यक्ति को सपोर्ट करता रहा जो 180 डिग्री पे खड़ा था। हम्म। और मेरे को 180 डिग्री से जीरो आने पे, ऐसे ऐसे से ऐसे पहुंचने पे मैंने अपने ही खिलाफ बहुत एफर्ट लगाया, अपने उसके खिलाफ, अपनी विल की नहीं की बहुत लड़ाई लड़ी। जो बंदा जल्दी कामयाब हो सकता था, जो बंदा सही हो सकता था, तो उसके खिलाफ मैंने बहुत लगाया। मैंने एक बार उनको सुना तो उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो नया कुछ होना नहीं है, जो कुछ हो चुके उसे खोना है। ज्यादातर लोग मानते हैं स्पिरिचुअल में मेरा नया बिल्टअप होगा। ओशो बोलते थे कि आपको जीरो होना पड़ेगा, जो पुराना सब कुछ है वो खोना पड़ेगा। जिस दिन जीरो पे पहुंच जाओगे ना, उस दिन स्पिरिचुअल हो जाओगे। हम्म। जो तुम हो, इसी कारण सारी लड़ाई है। तो मुझे लगा कि हम अगर सफल नहीं हो पा रहे ना तो उसकी लड़ाई है कि हम जीरो पे पहुंचना ही नहीं चाहते। हम जो हो चुके ना, हम आम आदमी बन चुके, मिडिल क्लास बन चुके, जॉब वाले बन चुके। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में भी करा, जो हमें 96 में नेटवर्किंग आ चुकी, जो 2005 में आ चुकी। हम बदलते वक्त के साथ बदलना नहीं चाहते, हम अपडेट नहीं होना चाहते, जो हैं बस उसी के साथ सब कुछ पाना चाहते हैं। और मेरे को लाइफ में, मेरी लाइफ ने एक चैप्टर सिखाया कि अगर आपको कुछ बनना है ना, और जो आप हो, अगर आप वो नहीं हो जो आप होना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो इसके बीच में एक सबसे बड़ा नंबर आएगा जीरो। यू नीड टू स्टार्ट इट विद जीरो। क्योंकि आप कुछ हो, गलत हो, तो यहाँ ऑलरेडी जीरो से पहुंचे हो। तो सबसे पहली जर्नी तो आपको टूवर्ड्स जीरो जानी पड़ेगी, यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है। जिन चीजों ने हमारे को एक परफेक्ट लोकेशन तक पहुंचा दिया, वहां से जीरो पे आएंगे। तो हमें लगा कि हमने इतने गलत प्रोडक्ट ट्राई करे हैं, इतना यूज किया है कि अब इनमें सुधार नहीं हो सकता। हम में से ज्यादातर तो लोग क्या करते हैं कि इतने हम हैं, थोड़ा और सुधार दो। यहाँ आप और थोड़ा और सुधार दो वाली बात नहीं है। पहली बात, यही नहीं होना चाहिए था। आपका माइंड सेट यहाँ होना चाहिए था। आप लाइन खींचूंगा तो उल्टा खड़े हैं, यहाँ आओगे तो यहाँ से भी चलोगे तो सुधार होगा। तो जीरो पे जाना भी सुधार है। तो मुझे लगा आयुर्वेद को हम हिंदुस्तानियों ने खत्म कर दिया। आज हम नारे लगा रहे हैं आयुर्वेद सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। 1970 तक तो केवल आयुर्वेद ही था, 2024 में नारे क्यों लगा रहे हो कि आयुर्वेद जैसा कुछ नहीं? बिकॉज यू एक्सेप्टेड अ रॉन्ग मैकेनिज्म इन बिटवीन। आपने डिपेंडेंसी कहीं से कहीं पर शिफ्ट करी। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को क्वेश्चन किया कि भैया तुम्हारे पास लॉजिक्स नहीं है इसलिए हम तुम्हें गलत मानते हैं, और एक नई साइंस को अडॉप्ट किया। नए को सिर्फ लॉजिक के बिहाफ पे अडॉप्ट कर लिया। पुराने लोगों के पास, देखिए आज मैं बड़ी बात बोलूंगा, आप लोगों में से कईयों को बहुत प्रेरणादायी लगेगी और बहुत से सवालों का जवाब देगी। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो मैकेले सिस्टम से आपको बाहर निकाल सकती है।
आपने सिर्फ तर्क के आधार पे, लॉजिक के आधार पे नई साइंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन नई साइंस अनुभवी नहीं थी। 2 साल पुरानी थी, 10 साल पुरानी थी, 20 साल पुरानी थी, अपने आप को बता रही थी, लेकिन आप तर्क के आधार पे चले गए। पुराने लोगों को आपने नकार दिया क्योंकि उनके पास तर्क नहीं था, लेकिन हजारों साल का अनुभव तो था। एक बुजुर्ग व्यक्ति जब बता रहा था कि हल्दी पीने से चोट ठीक होती है, उसे पता नहीं था क्यों ठीक होती है। आज 2024 में बता देगा कोई आदमी कि इसमें एक कंपोनेंट होता है कुरकुमिन, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो सूजन उतार देता है। और दूध के साथ इसलिए दी जाती है क्योंकि कुरकुमिन फैट सोल्यूबल होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। साहब ये आपके बुजुर्ग को नहीं पता था, वो बता भी नहीं पाया। आपने कहा अरे छोड़ो, कौन चोट पे हल्दी खाए, मैं जाके पेन किलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। उसके बाद लीवर और किडनी सड़ने लग गए आप लोगों के। बाद में हल्दी पे रिसर्च आ गई। सबसे पहली सवाल ये है सर, तर्क अगर नहीं है तो क्या 1000 साल के रिजल्ट जो हैं वो गलत हो जाएंगे? तर्क अगर नहीं है तो पानी प्यास बुझा रहा हो गलत हो जाएगा? कोई बता दे मुझे व्यक्ति, पानी प्यास कैसे बुझाता है? लेकिन अनुभव है आपको। आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया, भगवान को कोई तर्क नहीं साध पाया, हवा को, लेकिन महसूस तो होता है, वो अनुभव थोड़ी ना गलत हो जाएगा। लेकिन हमारे बीच में विचार बदले। आज मैं वही बात बोल रहा हूं, आप उन विचारों में सुधार करके आयुर्वेद की तरफ नहीं जा सकते। ये यात्रा दोबारा जीरो से स्टार्ट हो। नेटवर्क मार्केटिंग में जो कचरा दिमाग में आ चुका, उसमें सुधार करके आप नेटवर्कर, नए जमाने के नेटवर्कर नहीं बन सकते। आपको शून्य पे जाना पड़ेगा, शून्य से, जिसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अनलर्न और लर्न स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ जो होना है, नई नेटवर्क मार्केटिंग युग का आरंभ, पहले और बाद। पहले और बाद दारुजने ने इसलिए बोला कि सर बहुत से पुराने लोग जो नेटवर्कर थे हम उनको शून्य तक लाए और शून्य से आगे की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग बहुत खुशकिस्मत है जो सीधा दारुजनाइन से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जीरो पे हैं, सीधा आगे की तरफ निकलेंगे, उनको कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी। आप देखना जैसे जैसे दारुजनाइन आगे बढ़ेगी, कुछ लोग यहाँ हमारे यहाँ 3 साल में कामयाब हुए, कुछ 4 में, कोई 2 में, कोई 5 साल में। आने वाली जनरेशन में आप देखना, सामान्यतः ये सक्सेसफुल होने का टाइम दारुजनाइन में तेजी से घटेगा, ये बहुत तेजी से रिड्यूस होगा, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत रीएस्टेब्लिश्ड है। जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो लोग हमारे प्रोडक्ट, हमारे कॉन्सेप्ट की हंसी बना रहे थे। आज मैं लाइव बोल रहा हूँ, आज पूरी डायरेक्ट सेलिंग में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसके अंदर इतनी हिम्मत बची हो जो दारुजनाइन के प्रोडक्ट को ललकार सके। प्रोडक्ट की दुनिया में वो हिम्मत खत्म कर दी हमने लोगों की। कितने साल पुराने? 7 साल। कितने लोगों में हिम्मत नहीं है? 25-25 साल पुरानी कंपनियों में हिम्मत नहीं है। प्रोडक्ट में सरेंडर्ड, कॉन्सेप्ट में सरेंडर्ड। ये जीरो करके अचीव हुआ सर। अगर हम भी लड़ते रहते, जो बाजार में चल रहा है यही चलाएंगे, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाएंगे, सही एजुकेशन, सही चीजें नहीं लाएंगे तो नहीं बढ़ते। तो दारुजनाइन है सर द प्रोसेस ऑफ रीजेन्युएशन, पुनः निर्माण की प्रक्रिया। और पुनः निर्माण क्या है सर? कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत सुधार कर दो ठीक हो जाएगा, मोन्यूमेंट। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें नींव से मिटा दो, नींव से नया खड़ा करो। प्लॉट में जान होती है, मकान में जान नहीं होती। पहले आर्किटेक्चर ने गलत बना दिया तो लोग बोलते हैं अरे ये बहुत टेंशन हो गई। कोई टेंशन नहीं है, नए आर्किटेक्चर के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर पिछला आर्किटेक्चर लोगों के प्लॉट पे गलत इमारत बना के गया है तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। ये वो वक्त है जब आप दिखाओ, दोबारा नींव से चीज बना के दिखाओ और दुनिया तक पहुंचाओ। दुनिया आपको सल्यूट करेगी, दुनिया आपको कहेगी, क्योंकि पुराने आर्किटेक्चर के मुकाबले जिसने पहले विश्वास दिलाया था कि मैं वो महान इमारत खड़ी करने जा रहा हूँ जिसको ताजमहल कहेगी दुनिया, अगर वो आर्किटेक्चर किसी ने ना किया होता ना सर, दूसरे ने करा होता, तो वाहवाही और 10 गुना ज्यादा होती। इस ताजमहल के लिए बहुत आर्किटेक्चर आए थे भाई, किसी के बस की नहीं था खड़ा करना, इन्होंने करा। तो हम पुनः निर्माण कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रति लोगों की सोच का, नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की सोच का, और अपने प्रोडक्ट्स के प्रति लोगों की सोच का। जो दुनिया कल तक मिलावटी को सस्ता समझ के अपने परिवार को खिलाती थी, आज उससे जागरूक होकर ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। ये ह्यूमंस की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये मानवता की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कैसा देखोगे उस युग को, आपके पूर्वज कैसे देखते होंगे? इतिहास में लिखा जाएगा कि एक समय इस धरती पे ऐसे मूर्ख लोग भी पैदा हुए थे जो 200-200 रुपए, 500-500 रुपए महीना बचाने के चक्कर में
अपने बच्चों को केमिकलों से नहा रहे थे, केमिकलों को खिला रहे थे, केमिकलों से घर साफ कर रहे थे, और फिर दोबारा उत्थान हुआ इन लोगों का, और इन्होंने समझा कि प्रकृति की ताकत क्या ताकत है। ये कभी इतिहास लिखा जाएगा, मेरी स्टेटमेंट आज नोट कर लेना, कि मानवता ने एक ऐसी मूर्खता भी करी थी मानव जाति में, हम लोग उसके सूत्रधार बताए जाएंगे, कि हमारे समय पे ये दुर्घटना हुई थी। ये मानवता के टाइमलाइन पे बड़ी दुर्घटना के तौर पे और बड़ी हास्यास्पद इतिहास के तौर पे दिखाया जाएगा, कि एक समय मनुष्य जाति इतनी मूर्ख भी थी। जैसे हम बताते हैं ना, हम कभी इतने मूर्ख थे, ये इतने संपन्न नहीं थे, हम बिना कपड़ों के घूमते थे, हम कच्चे जानवर खाते थे, अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, भाषा नहीं थी हमारे पास। ऐसे ही ये मूर्खता भी इतिहास में दर्ज होगी, कि कभी इंसान इतने बेवकूफी हुए थे, वो ऐसे भी चल के देख के आए थे। लेकिन वहां से उन चीजों को पलटने का पहला मिशन, मिशन केमिकल फ्री वर्ल्ड, आप गूगल पे डालिए सर, अमेरिका में भी हमारा नाम आता है। ये इस बात का सबूत है कि हम क्या चेंज लेकर आए हैं बाजार के अंदर। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे हमने क्या कैंपेन किया है, हमारे लोगों ने क्या कैंपेन किया, तो वो हमारी बड़ी चीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। कितने ही लोगों ने हमारे साथ एक नई सोच के साथ निर्माण किया, नए उत्साह के साथ किया। कितने लोगों को हमने नेटवर्क मार्केटिंग जीरो पे जाके क्लियर किया। पुराने कॉन्सेप्ट, पुरानी चीजें, अभी बाजार चल रहा है, और 5 साल देखी है, वहां पर हम खड़े होंगे और कहाँ पे हैं लोग, इसलिए आएंगे घूम घूम के, यार आपको जो सेंस है वो दूसरों को नहीं है। वो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, दार्जिलिंग को बीइंग अ प्लेटफॉर्म, नेटवर्क एक साथी जो है वो अलग रेजोनेट कर रहा है, एक अलग चीज है। किसी के कमेंट्स पे फेसबुक पे हम भद्दी बातें नहीं करते, धमाका 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 नहीं करते। इतनी शालीनता नेटवर्क मार्केटर में D9 से पहले नहीं थी, अभी भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। अगर कोई एतराज करेगा तो अभी तो बाकी सारों को देख लो, पता लग जाता है क्या कर रहे हैं। यस सर। जी हम सर। ऐसी कंपनी है, वैसे तो हमारे को चमत्कार करके सम्मानित करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को। 7 साल में ना किताब छपी गाड़ियों की, ना चेकों का दिखावा हुआ, ना सेमिनार्स में दोहराया गया कि हम 5 साल में जिंदगी बदल देंगे, ना हमने किसी की दुकान बदलवाने की भीख मांगी। उसके बावजूद भी एक रिस्पेक्टेड बड़ी बिल्डिंग की तरक्की की कंपनी हमने खड़ी करी। ये दूसरा कोई तो अब तक नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी वो हमारे को महान नहीं मानते। क्या करेंगे उस बात को। जिन फंडामेंटल से वो ये बोलते थे इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, हमने सब कुछ ही तो बिना उनके मान के करा है। इससे बड़ी अचीवमेंट हम अपने क्या दिखाएं। जिनको आपने संविधान बना दिया था, हमने उस संविधान नकार दिया पूरा। जिसके बिना तुमने कहा कि टांग, वो एक है ना, भूपेन भाई सुनाते, डिंगो की एक टांग काट दी, 2 टांग काट दी, टांग काट दी, डिंगो चल नहीं पाया। हम वो डिंगो हैं जिसकी चारों टांग काट दी, उसके बावजूद उड़े हैं। हमने पंख उगाया, हमने नया सिस्टम दिखाया कि जमीन पे चलना कोई जरूरी नहीं है, पंखों तो उड़ा भी जा सकता है। वो नहीं मानते, ये मर्जी है। और हमें तो मूर्खों को जोड़ना भी नहीं है, जो नहीं मानते वो तो हमें ही नहीं चाहिए। यस सर। जी। जी सर। सर ये मतलब लाइक किसी और का सवाल, मतलब किसी कई लोग और लोग का भी सवाल हो सकता है, लेकिन मुझे भी जानना था। बीइंग अ जितेंद्र डागर, मतलब इतना इंटेलिजेंट शार्प होने के बाद, इतना सक्सेसफुल होने के बाद, इतनी सारी चीजें होने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छी सक्सेस अचीव करने के बाद, अपने आप को जीरो पे लेके आना, अपने आप को जीरो पे लाके फिर से एक नई शुरुआत करना, और मतलब लाइक पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए सोचना, हमारे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए सोचना, तो ये मतलब कितना टफ था, मतलब जीरो से स्टार्टिंग करना, अपने आप को जीरो पे रीसेट करने का एक माइंडसेट रखना, क्योंकि जिन लोगों को थोड़ा बहुत आता है वो भी ये नहीं कर पाते, मतलब लाइक जिनको बहुत ज्यादा आता है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। वो एक कहानी है ना कि दो स्टूडेंट सीखने के लिए जाते हैं संगीत, तो गुरुजी बोलते हैं कि एक की फीस 50,000 और एक की फीस 10,000, कि 50,000 क्यों भाई, कि 50,000 वाले ने पहले 2 साल गलत सीखा हुआ है तो उसको गलत भुलाना पड़ेगा, तो और जिस जो फ्रेशर आ रहा है उसकी 10,000, क्योंकि वो सब कुछ सीख जाएगा। तो बीइंग अ जितेंद्र डागर कितना टफ था सर, जीरो पे रिसेट करके अपने को जीरो से शुरुआत करना, एंड ये माइंडसेट तैयार करना कि जीरो से शुरुआत कर से फिर से एम्पायर बिल्ड कर देंगे, वो कॉन्फिडेंस होना कितना टफ रहा सर। हाँ, वो कितना टफ है सर। देखिए, मेरे फादर साहब काफी बुक्स पढ़ते थे, जब वो मैं छोटा था ना, तो बहुत बहुत किताब पढ़ते थे, आज भी पढ़ते तो बताते रहते थे। और ये मैं भी आप लोगों का बताऊं, हम कहा कि को बहुत एम्बिशन है आगे बढ़ने का, हाँ मैं बहुत पागल हूँ।
मेरे को बहुत आगे जाना है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देख, मैंने भी पढ़ा है, अध्ययन करियो। बोले, तीन शब्द हैं, जितना तू इनको ज्यादा बोलेगा ना दैनिक जीवन में, तो उतना आगे बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा, ऐसा कुछ कोई वर्ड बना है? तो उन्होंने कहा, हाँ, तीन वर्ड हैं, तो इसको सीख ले। और मैं, यकीन मानना अंकुश जी, उन तक इन तीन ही शब्दों से दूरी थी। आज ये मैं कमाल की बात आप लोगों को बता रहा हूँ, अब लोग लगेगा भी नहीं मैं इतनी इफेक्टिव बता रहा हूँ। जो मेरे पिताजी ने बताई थी, मुझे भी लगा था। मेरे पिताजी ने कहा कि तू तीन शब्दों से बहुत दूर, और मैं था। और हम में से भी अभी लोग नोट करेंगे, बहुत से लोग इन तीन शब्दों से दूर है, और लड़ना भी चाहते हैं ये तीन शब्द बोलने की बजाय। वो तीन शब्द मेरे पिताजी ने जो मुझे बताए थे सर, वो थे प्लीज, सॉरी और थैंक यू। उन्होंने कहा कि तू कभी अमीर नहीं बन पाएगा जब तक ये तीन शब्द नहीं बोलना सीखेगा। और मैं बोलता था, प्लीज तो मैं किसी को ना बोलूं, काहे का प्लीज, क्यों प्लीज, और काहे का थैंक यू, कोई एहसान है क्या मेरे ऊपर? और सॉरी, माफी हम मांगे, वो तो इस जहान में होने वाला नहीं है। तो उन्होंने मुझे तीन चीज सिखाई थी, प्लीज, सॉरी, थैंक यू। उन्होंने कहा जहां भी संभव होना ये शब्द बोला कर। मैंने बहुत सालों बाद ये रियलाइज किया, और इसकी ताकत रियलाइज करी सर। आज मैं जितना बोलता हूँ मैं उतना आगे बढ़ता हूँ, और ये तीन शब्द ही मेरे कैरेक्टर को बिल्ड कर चला है। ये कैरेक्टर बिल्डिंग वर्ड्स हैं सर, कम्युनिकेशन बिल्डर्स नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डर वर्ड्स हैं। अगर कैरेक्टर झलकता है इन तीनों के दिल से उपयोग से, अगर आप इन तीनों शब्दों को दिल से उपयोग कर सकते हैं ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में। इससे छोटा फॉर्मूला नहीं बोल सकता। प्लीज, सॉरी, थैंक यू। इससे हुआ क्या सर कि आपके अंदर ना एक फीलिंग पैदा होती है, जिसको आप ले नहीं पाते हो, अदरवाइज डेवलप नहीं कर पाते हो। उस फीलिंग का नाम है ग्रेटिट्यूड, एहसानमंदगी, कि आप किसी का एहसान मानो। इन तीन शब्दों के प्रयोग के बिना वो संभव ही नहीं है कि आप उस जोन में आ जाओ जहां आपको ग्रेटिट्यूड फील होता हो। पहले मेरा एक एटीट्यूड था, मुझे लगता था कि जिंदगी ने, ईश्वर ने, लोगों ने, रिश्तेदारों ने, सबने मुझे बहुत कम दिया है। जितना मैं डिजर्विंग था ना, वो भूपेन भाई ने एक दिन समझाया था, एंटाइटलमेंट एटीट्यूड। मैंने खुद को एंटाइटल किया था, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया जिससे सब प्यार करे, मैं किसी से करूं वो तो मुझे करना ही नहीं है, पर सारी दुनिया मुझसे प्यार करे, ये मेरा एंटरटेनमेंट था। मुझे कोई काम नहीं करना, पर मुझे दुनिया का सारा पैसा मिलना चाहिए। ये मेरी सोच थी भाई, मैं तो ओपनली बता रहा हूँ। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से मेरी शादी होनी चाहिए, दुनिया की सबसे महंगी जगह पे मेरा घर होना चाहिए, दुनिया की सारी सबसे महंगी गाड़ी मेरी होनी चाहिए, सारे रिश्तेदार, सारे लोग मेरे ऊपर जान छिड़कने चाहिए, लेकिन मैं उनको थप्पड़ मारूं तब भी जान छिड़के। ऐसा मतलब, अपन राजा है भाई, हम किसी से सीधे मुंह नहीं बात करेंगे। मैं किसी को प्लीज नहीं बोलता, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगा, मैं किसी को थैंक यू नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे ये सब चाहिए, एवरीथिंग आई वॉन्ट विदाउट बीइंग दिस पर्सन। ठीक है सर, एंटाइटलमेंट होने में क्या जाता है, एंटाइटल कर लिया खुद को बड़ी चीजों के लिए। लेकिन जब ये करना चालू किया ना, प्लीज, सॉरी, थैंक यू, तो समझ में आना चालू हुआ कि एक्चुअली में वी आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एवरीथिंग। हम तो कुछ है ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं है, तो एंटाइटलमेंट किसके लिए? दिमाग जैसे 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 उतरा, वैसे वैसे औकात समझ आई, काम की कीमत समझ में आई, अपना आपा समझ में आया, बहुत कुछ होने लगा। और उसके बाद जब हादसे होते थे ना सर, तो ये दिमाग में जाता था कि ये हादसा हुआ क्यों है मेरे साथ। ऊपर वाला तो पता लग गया था हम कुछ लायक नहीं है, तो वो जो कर रहा हमारे साथ तो बहुत बेहतरीन किया। उसके बाद हमको ये जो मिलता गया ना, वो ग्रेटिट्यूड में आता गया कि यार, ऊपर वाले ने, हम तो बेवकूफ लोग हैं, फिर भी इतना कर दिया, फिर भी इतना कर दिया, हमारे लिए फिर भी इतना सोचा, इतना किया। तो जो झटके भी लगे ना, तो उन्होंने एक चीज समझाई कि जरूर इसमें ऊपर वाला तुम्हारा ट्रैक चेंज करना चाह रहा है, वो आके तो बताएगा नहीं, अब ट्रैक चेंज होगा। ये झटके लगे हैं तो कुछ सिखाने के लिए, उसमें से लर्निंग निकाली सर। तो इन तीन शब्दों ने ही एक्चुअली मुझे जीरो कर दिया, मैं कभी जीरो नहीं हुआ, इन तीन शब्दों के कंटिन्यूअस यूज ने मेरे को लाइफ में जीरो किया। मैंने नहीं किया सर, मेरा एफर्ट ही नहीं है। अगर ये तीन शब्द मुझे मेरे पिताजी ने ना बताए होते, तो शायद मैं ये अचीवमेंट ही नहीं कर पाता। ये तीन शब्दों का प्रयोग होता गया, मैं जीरो पे आता गया, प्रयोग होता गया, मैं जीरो पे आता गया। एक प्रणाली आई पूरी की पूरी। उसके बाद सब चीजें आसान थी सर। उसके बाद जब ये जो आपने कहा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतना सोचना, सबके लिए सोचना, मैंने नहीं सोचा सर।
जब मेरे तक ये बात आई तो मुझे लगा कि ऊपर वाला मेरे तक ये बातें पहुंचाना चाह रहा है कि भाई दुनिया में बहुत केमिकल फैल गया है, तेरे तक ये बात लेके जा रहा हूँ, तेरे को बोलना आता तो जाके बोलना इसके बारे में। तो मैंने कहा बस इतना सा काम करना है ना। मैंने कहा ये तो मेरी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, मुझे भोंकना आता है तो मैं भोंक लूंगा अपनी इंडस्ट्री में जाके, इसमें क्या दिक्कत है। तो उसने कहा हाँ इसीलिए है। तो मुझे लगा कि शायद वो विचार मेरे लिए इशारा है कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद तो टेंशन तो कभी थी नहीं सर, पेन तो था ही नहीं। मेरे को बोलना आता था, कन्विंस था, फैक्ट्स आ गए थे, फिगर्स आ गई थी, मैंने समझ लिया था, अब बोलना था। तो बस सर वो कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि रिजल्ट की चिंता छोड़, आंख मीच प्रत्यंचा खींच और तीर छोड़ता जा। उसके बाद मैंने कहा भैया ये केमिकल दुनिया में समझ आ रहा है कि गड़बड़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, प्रोडक्ट मैं बना सकता हूँ, मेरी शैक्षणिक काबिलियत है पीछे से, मेरे को समझ आ गया है। तो मैंने डॉट्स कनेक्ट किए, ऊपर वाले ने मुझे पढ़ाया, फिर ऊपर वाला मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आया, फिर ऊपर वाले ने मुझे केमिकल फ्री से मिलवाया। अब ये सारे डॉट मिल के देखता हूँ तो अब वो मुझसे क्या चाहता है मुझे समझ में आ रहा है। तो फिर उसको धन्यवाद दिया कि आपने मतलब मेरे जैसे व्यक्ति को चुना कि मैं ये बातें करूं पब्लिक के बीच में जाके, मैं केमिकल फ्री करूं। मैं इतने करोड़ों लोगों की डायरेक्ट सेलरों की जिंदगी ऐसे प्रोडक्ट के साथ जुड़ गई जो उनको रिजल्ट नहीं देंगे, और मुझे ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब मुझे इस चीज का प्रचार करना, मैं वो पहला व्यक्ति हूँ। तो सर वो एलन मस्क वाली एक्साइटमेंट है कि मंगल ग्रह जाना और मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसे रास्ता पता है। तो ये कभी भी मुश्किल नहीं था, अगर वो प्लीज सॉरी और थैंक यू मेरे से ना जुड़ते, सर मैं शायद कहीं भी ना होता, या हम्म। मिटा दिया होता। फेक एंटाइटलमेंट एटीट्यूड से जुड़ा रहता, ग्रेटिट्यूड तक कभी पहुंचता ना, और मेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हुआ ना। हम्म। तो मैंने कुछ नहीं किया सर, इन तीन शब्दों की ताकत है जिसने मेरे जीवन में सब कुछ किया है। प्लीज सॉरी थैंक यू। आज मेरे को मौका मिलना चाहिए, मैं ये बोल जाता हूँ दिल से किसी भी आदमी को। आज कोई लिफ्ट का बटन भी दबा देना मेरे लिए तो मेरे को ऐसा महसूस होता है यार कितना बड़ा काम करा है इसने मेरे लिए, मेरे लिए लिफ्ट का बटन दबाया है इसने। तो वो चीज है जो आपके अंदर बदलाव लेके आती है। इंसान अपने अंदर बदलाव नहीं लाता सर, आदतें लाती हैं, शब्द लाती हैं, माहौल लेके आता है। इंसान सोसाइटी सिचुएशन ऑपरेटेड प्राणी है। आजू बाजू ठीक करेगा खुद ठीक हो जाएगा। खुद से आजू बाजू ठीक नहीं कर सकता, आजू बाजू से खुद को ठीक कर सकता है। आई थिंक दैट्स हाउ ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स। हम्म। यस सर, थैंक यू सर। एंड सचिन सर मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, तो सचिन सर के पास भी कुछ क्वेश्चंस टीम से आए होंगे डेफिनेटली, कुछ चीजें आई होंगी। तो सचिन सर अगर कुछ है, या फिर अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ आप लाइक बाकी लोगों को भी गाइड करना चाहते हैं, तो यस सर, आप को होस्ट हैं, अनम्यूट करके आप भी सर के साथ बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अंकुश जी। आई होप मेरी वॉइस आपको क्लियर होगी। यस सर। हाँ मुझे भी क्लियर है सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। डागर सर का जो एजुकेशन है ना, मैं आपको बताऊं अंकुश जी, डागर सर का जो एजुकेशन है, अगर आप देखो उसको ध्यान से, अगर आप पूरा ट्रेनिंग में जो भी रहा होगा यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन रहता है। मतलब वो रूट से लेके आते हैं चीजों को ना, मतलब रूट से, जो जड़ से, मतलब जड़ से फिर ऊपर तक लेके जाते हैं, तो वो मतलब कोई क्वेश्चन रहता ही नहीं है और कोई डाउट भी नहीं है। एक्चुअली जो मिशन को लेके जो हम चल रहे हैं आज की डेट में, जो एक प्राउड फील होता है, जो प्राउड हमें दिलवाया है डागर सर ने, वो बहुत बड़ा है हमारे लिए। और रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो अब डागर सर ने इतने लायक तो बना ही दिए हैं जी आपको और हमें, कि वो तो हम ही झेल लेते हैं। और वो एक्चुअली होते भी नहीं है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, केमिकल्स के बिना प्रोडक्ट, जो हमारे क्वेश्चन थे एक्चुअली पहले, जो पहले कभी हमारे क्वेश्चन हुआ करते थे। तो उन क्वेश्चन से अब डर नहीं लगता, उन क्वेश्चन में अब मजा आता है, उनसे बात करके बड़ा मजा आता है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं वेस्ट बंगाल के अंदर हूँ, पिछले लगभग 4-5 दिनों से यहाँ पे हूँ। और यहाँ पे जो मूवमेंट क्रिएट हो चुका है एक्चुअली पूरे भारत में, अगर हम देखें तो चारों तरफ, मतलब जहां जहां हम जा रहे हैं, मैं यूपी में था जस्ट आगरा, अभी यहाँ पे हूँ, तो मतलब मूवमेंट इतना क्रिएट है कि लोग आके पूछ रहे हैं कि सर इस मिशन के बारे में हमें बताओ, क्या होता है, कैसे होता है। सर हमें तो पता ही नहीं है क्या केमिकल फ्री प्रोडक्ट भी होते हैं। तो मतलब मिशन सवाल है, लेकिन हाँ वो छोटे छोटे सवाल हैं, वो मतलब बिल्कुल मासूमियत भरे वाले सवाल हैं जो हमारे कभी हुआ करते थे। तो उनके जवाब हम लोग उसको क्वेश्चन वैसे ना मान के, हम उनको उनकी क्वेरीज मान के रुकर उनको सॉल्व करते हैं। तो हर आदमी आज जुड़ने के लिए हमसे तैयार है। तो मैं पूरी टीम को केवल इतना बोलना चाहूंगा
डागर सर तो जिन जो हमें इंफॉर्मेशन दी है जस्ट उसे हमें पास ऑन करना है, एंड घर घर तक जाना है। बस एक एक घर अगर हम नॉक कर दें ना, मैं आपको बताऊं, 140 करोड़ में से अगर मैं 10-12% जो पुअर क्लास है उसको निकाल दूं, तो बाकी सब हमारे कस्टमर हैं, बाकी सब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। एक क्लास है जो रिच क्लास है, वो हमारी कस्टमर बन सकती है। मतलब ये समझिए कि हम अगर इसको कैलकुलेशन में करें तो ये शायद लाखों करोड़ रुपए का धंधा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है। और ये मुझे बड़ा गर्व फील होता है इस बात को बोलते हुए कि हमारे अलावा कोई दूसरी कंपनी है भी तो नहीं जो ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री चीजों को लेकर इस तरह का अवेयरनेस क्रिएट कर रही हो। और इस सो सर, इस तरह की मीटिंग होती रहनी चाहिए बीच बीच में। एंड पूरी टीम्स की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशल डागर सर को। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। सचिन जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सचिन सर। सर एक चीज और थी जो पूछनी थी, मतलब लाइक जैसे पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, तो डागर सर की जो मेंटोरशिप होती है ना, वो थोड़ी सी मतलब लाइक अलग टाइप की होती है। जैसे आज दिन में भी मैसेज आया था, आज दिन में भी लाइक मैसेज फॉरवर्ड हुआ था, तो उसमें पर्सनल रिक्रूटमेंट टीम के बारे में सर ने जिक्र किया था कि एक पर्सनल रिक्रूटमेंट वाली टीम मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो अगर आप रेडी है तो उसमें रेडी लिखें, और साथ में ऐसे 3 रीजंस या 3 ऐसे कुछ लाइक जो आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, जो आपके फेवरेट है, वो भी आप लिखें। तो लाइक एक बहुत अलग टाइप की मेंटरशिप, एक बहुत अलग टाइप की डीलिंग जो होती है सर की टीम के साथ या अपने लोगों के साथ रहती है। तो ये पर्सनल रिक्रूटमेंट टीम है सर, और जो आपका एटीट्यूड हमेशा रहा है लोगों को लेके, मतलब जो एक अलग तरह का अप्रोच, मतलब एक अलग तरह का मेंटरिंग आपका हमेशा रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ थोड़ा सा मतलब सर, क्योंकि मैंने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो थोड़ा सा चलता है वो अलग तरीके का चलता है, लेकिन आपका थोड़ा बिल्कुल ही एकदम अलग है। तो वो ये थोड़ा सा जो पर्सनल रिक्रूटमेंट वाली टीम आप बना रहे हैं उसके बारे में, और जो आपकी मेंटरिंग रहती है उसके पीछे क्या सोच आपकी रहती है, क्या थॉट प्रोसेस आपका रहता है। क्योंकि मतलब वो एक जो आप कहते हैं ना, मतलब कि लाइक अपलाइन वैसा होना चाहिए एकदम क्रूर और इस तरीके का, तो वो आपकी मेंटरिंग जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं दिखता है। मतलब आपने वो पूछा कि 3 ऐसी फेवरेट चीजें जो आप इसके लिए सेक्रीफाइस करोगे, तो एक बार तो इंसान लिखने में भी सोचेगा। तो मतलब ये सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि मतलब लाइक इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और इतनी सारी चीजें लोगों के लिए जो आप सोचते हैं और लोगों के लिए जो हमेशा करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या आइडियोलॉजी आपकी रहती है सर, थोड़ा सा टीम बनाने को लेके स्पेशली। देखिए अंकुश, ये टीम बनाने को लेके मेरी सिंपल आइडियोलॉजी मैंने आज डाला था कि दारुजनाइन रिक्रूटमेंट आर्मी, मैंने वर्ड ये यूज किया है। दारुजनाइन रिक्रूटमेंट आर्मी मीन्स वो आदमी जो नेटवर्क जोड़ना चाहता है। बहुत साल तक ना मैंने बोला भी था भूपेन भाई को कि सीता मैया वाली अग्नि परीक्षा 6 साल दे दी, प्रोडक्ट कैसे होंगे क्या होगा सब दे दिया, सब बता दिया। जितने सवाल अपने ऊपर थे वो सब मिटा चुके हैं। अब कोई सवाल भी होगा तो या तो बेवकूफी से उपजेगा या आदत से उपजेगा। सवाल अब है नहीं, जैसे त्यागी जी ने कहा ना, ये वक्त है काम करने का। अब रिक्रूटमेंट आर्मी इसलिए मैंने बोला कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, वो ग्रोथ उससे नहीं आती कि आप करना क्या चाहते हो, वो उससे आती है कि करना क्या पड़ता है। आप ब्रेन में ये सोचो कि आपकी कंफर्ट जोन में सक्सेस आएगी, नहीं आएगी। आपको सक्सेस तक जाना है तो आपको अपनी कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी। कंफर्ट जोन मतलब जो आप हो उसको मिटाना पड़ेगा। आपकी सोच, आपकी सहूलियत, आपकी आदतें सब बदल जाएगा सक्सेस आते आते। आप सेम इंसान नहीं रहोगे सक्सेस आते आते। तो आज मैंने उसका मैसेज डाला कि जो रेडी हो मुझे मैसेज डालो। मेरा तरीका इसलिए मैं पहले बोल देता हूँ कि आदमी मुझसे उम्मीद ना करें कि किसी देवता के साथ काम करने वाले हैं। वो डालते हैं कि हम डागर सर के साथ जुड़ेंगे मतलब और मजा आएगा, बहुत आसानी से सक्सेस आएगी। तो मैंने बताता हूँ कि मेरे साथ जुड़ोगे मतलब मैं जीना नरक कर दूंगा तुम्हारे को। मेरे को तुम्हारे ऊपर दया ही नहीं आएगी। जो सफल होने आया उस पर दया नहीं करी जाती। मैं अपने आप को मान के चलता हूँ पुराने जमाने का सेनापति, जिसका काम है कि युद्ध को छेड़ा जाए, युद्ध लड़वाया जाए, सामने भिड़ा जाए। और मुझे अपने सैनिकों पे कोई दया नहीं आती। अगर मुझे मेरे शाम को सैनिक एक मिलेगा और बोलेगा सर आज युद्ध के मैदान में मुझे चोट लग गई, मेरा हाथ कट गया, वो कट गया, तो मैं कहूंगा तू बढ़िया लड़ा, या मैं बोलूंगा तू बकवास लड़ा, तूने मेरी ट्रेनिंग लजा दी। योद्धाओं पे रहम नहीं आना चाहिए सर। एक मिडिल क्लास व्यक्ति पहली जनरेशन में जिसके खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, वो अपने खानदान को बदलने जा रहा है। वो सर मजे लेने नहीं आ रहा, वो युद्ध छेड़ने आया है।
ये युद्ध है उसकी परिवार की आर्थिक हालात के विरुद्ध। ये युद्ध है उन जनरेशन के थ्रू जिनमें बदलाव नहीं आया। ये व्यक्ति नेटवर्कर नहीं है सर, ये योद्धा है, वॉरियर है। इसको युद्ध छेड़ना है, इसको उस मानसिकता से भी आना पड़ेगा। ये अपने घर में से पहले भी युद्ध पे पूरा परिवार नहीं जाता था, औरतें नहीं जाती थी, बच्चे नहीं जाते थे, घर का एक व्यक्ति जाता था जो युद्ध लड़ता था। रानी लक्ष्मीबाई के टाइम पे वो योद्धा रानी लक्ष्मीबाई थी। अगर कोई बोलेगा वो औरत थी, औरत मर्द में मत जाओ, योद्धा योद्धा होता है। रानी लक्ष्मीबाई योद्धा थी, वो लड़ी, उन्होंने सेनापति का नेतृत्व किया। सेना में सैनिकों को सफलता दिलाना, विजय दिलाना सेनापति का काम है। उनकी चोट पे आंसू बहाने वाला, उनकी घाव पे मलहम लगाने वाला व्यक्ति कभी सेनापति नहीं बन सकता। चोट की घाव पे मलहम लगाने के लिए अलग लोग रहेंगे, उनको वैद्य बोला जाएगा। सेनापति का काम है सिर्फ इनको युद्ध लड़वाए। मेरी जो मेंटरशिप होती है उसमें बस एक, और दूसरी चीज मैं बोलता हूँ अपनी, अगर कोई बोलता है सर मैं आपको, तो मैं उस सेनापति का भी तरीका मानता हूँ और उस सेनापति को भी जानता हूँ जो मेरे जख्मों पे मरहम रगड़े। आप तो आते हो तो नमक छिड़कते हो, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल सही कह रहे हो। वो सेनापति जो आपकी चोट पे आंसू बहाते, वो सेनापति जो आपके घाव पे मलहम लगाते हैं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। वो सेनापति जरूर बोलता होगा थोड़ी मेरी मानो, थोड़ी डागर जी की मानो, मेरी तो बिल्कुल ही मत मानो। अगर आपको लगता है कि जो आपकी चोट पे आंसू बहा रहा है, योद्धा की चोट पे आंसू बहा रहा है, जो मरहम लगा रहा है, जो आपको आराम से लड़ने को बोल रहा है, जो आपको बोल रहा है रबड़ के डंडों से लड़ाई करो, ऐसे सेनापति को मानना है, ऐसे को ही मानो। मेरे को तो मानो ही मत, मैं तो बेकार ही हूँ। मेरे को वो आदमी चाहिए जो, वो राणा सांगा जी का केस है, जो 80 घाव खा के और रोज ये दिखाए यहाँ भी कटा था, यहाँ कटा था, ये फला युद्ध में कटा था, ये इस युद्ध में कटा हूँ, ये आज ये चोट लगी। मुझसे मोटिवेशन ना मांगने हैं। मैं उस जोन में व्यक्ति को लेके जाना चाहता हूँ जहां व्यक्ति खुद से लड़ाई लड़े। मोटिवेशन के लिए मेरे पास ना है, स्ट्रेटेजी के लिए मेरे पास है, करना क्या है उसके लिए मेरे पास है। जो व्यक्ति, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में मैं नहीं लेता मोटिवेशन का सेशन, मैं ये नहीं बोलता जरूरी नहीं है, जरूरी है, लेना चाहिए आम आदमी को युद्ध लड़वाना। लेकिन अब 6 साल हो गए सर, इतनी बड़ी टीम हो गई, मुझे उन योद्धाओं के साथ काम करना है जो ये कमिट करते हैं कि आपसे मोटिवेशन नहीं चाहिए। क्योंकि मुझे भी अभी फोकस करना है सर, टीम बहुत है। व्हाट्सएप के मैसेज के रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, कॉल नहीं ले पा रहा हूँ लोगों की। इतनी कॉल, इतने मैसेज आते हैं, मेरा नंबर हर किसी को चाहिए, मेरे से बात हर किसी को करनी है। लेकिन एक व्यक्ति है जो सब कुछ मिटा देने को तैयार है मेरी सोच पे, एक को सिर्फ बात, ये तो नहीं हो पाएगा। हुआ क्या कि जिन लोगों को मैं समय देना चाहता हूँ उनको भी समय नहीं दे पा रहा हूँ। कभी तो मुझे अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, कभी तो मुझे केवल उन लोगों को चुनाव करना पड़ेगा कि यार इतनी भीड़ में से ये लोग हैं जिनके साथ डायरेक्टली काम करना चाहता हूँ। तो वो बहुत जरूरी चीज है। रिक्रूटमेंट है, उनको मेरी तरफ से कोई आराम नहीं मिलने वाला है। ये वो योद्धा है, मैं लाइव बोल रहा हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि डागर सर ने हमें आदर्शवाद दिया, दूसरों को मदद दी। मैं पंजाबी कहावत से चलता हूँ, बहुत सिंपल आदमी हूँ और मेरे कोई डर नहीं लगता लाइव बोलने में। मैं उस कहावत से चलता हूँ, अपना मांगने आए तो कुल्हाड़ी दीजिए, पराया मांगने आए तो कटोरा। अपना कोई व्यक्ति किसी भी मजबूरी में आ जाए कि उसे पैसे की जरूरत है तो कभी मत दो, उसे बोल ये पकड़ कुल्हाड़ी, जा पेड़ काट, लकड़ियां बेच बाजार में और कमा। लेकिन गैर कोई मांगने आए ना तो उसको कटोरा दे दो। कह रहे यार क्या कर रहा है, ये ले कटोरा, 2 रुपए मैंने दिए, 2-2 रुपए सबसे मांग रहे। और आज नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे लीडर हैं जो आपके अपना बनते हैं और आपके हाथ में कटोरा दे के रखते हैं। मैं वो लीडरशिप हूं ही नहीं सर, मुझे वो आदमी ही नहीं चाहिए जिसके हाथ में कटोरा हो। ये चलता ही नहीं है, यहाँ पर नहीं बैठता। मेरे पास जब समय था मैंने ऐसे लोगों से बहुत बात की, मैंने उनको बोला भी कि कटोरा छोड़ो कुल्हाड़ी उठाओ, कटोरा छोड़ो कुल्हाड़ी उठाओ, ये मैंने लगातार बोला है। हाँ, अब मेरे को लगता है कि मेरे पास इतने लोग हैं जो कुल्हाड़ी उठाए बैठे हैं और जिन्हें ये समझ आ गया कि उन्हें कटोरा उठाना ही नहीं है। तो आज मैंने उनसे बात करी है कि जो भी लोग ये मानते हैं कि अब उन्हें कुल्हाड़ी चाहिए, कटोरा नहीं चाहिए, जंगल जाएंगे, लकड़ियां काटेंगे, वो सिर्फ चंद लोग बात करें, अब उन चंद लोगों में बदलाव लाके बड़ा किया जाएगा। आगे वो अपने आप लाते रहेंगे मोटिवेशन, जैसे मुझे मेरी टीम मिल रही है उनको अपनी टीम मिलेगी। मैंने अपने हिस्से के 5-6 साल लगाए, वो अपने हिस्से के 5-6 साल लगाए। हर व्यक्ति उसी प्रक्रिया से गुजरेगा जिसे बोलते हैं एग्जैक्टली डुप्लीकेशन। हम्म। तो मैंने अपने फोकस को बढ़ाने के लिए, दारुजनैन को 10 गुना चमकाने के लिए, अपने आप को कंस्ट्रेंट करना चाहा कुछ लोगों पे जिनसे सुबह शाम मैं बात करूं पर्सनली, उन्हें उठाऊं, उन्हें अपलिफ्ट करूं, उन्हें आगे बढ़ाऊं।
और वो बनाऊं जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन इसमें आदमी मुझे वही चाहिए जिसे ना खुद पे दया आती है और दूसरों से दया की भीख ना मांगे। जिस आदमी ने जाके दूसरों को जख्म दिखाने चालू कर दिए, राज्य में वापसी लौट के हर किसी को दिखा रहा, देख मेरे को कितनी चोट लग गई, मेरे को कितनी चोट लग गई, वो हमारे साथ युद्ध के मैदान में ना है। वो घर बैठे आराम से दिखाए। मैं तो कह रहा हूँ पूरे राज्य की सभी लड़कियों को जख्म दिखाएंगे मेरे को ये चोट लगी है, सारे राज्य में अपने नगाड़े पिटवाए, हमारे साथ बात ना करे, योद्धा के साथ बात ना करे। योद्धा थोड़े अलग होते हैं। वो छाती पे गोली खा के भी चुप रहते हैं। वो सचिन तेंदुलकर की दो पसली टूट गई, वो फिर भी खेल रहा था। तो वो ऐसे एग्जाम्पल सबको सुनाने के लिए नहीं बने हैं। सबको मोटिवेशन आती है फिर नींद आती है, फिर मोटिवेशन चली जाती है। ऐसे ही योद्धाओं की नहीं है। अब छटनी मेरे लेवल पे जरूरी है, छटनी करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये विचार है। यस सर। जी सर, थैंक यू सर। एंड लास्ट सवाल सर मेरी तरफ से। बहुत लोग ये बोलते हैं कि डागर सर की गुड बुक्स में आना, मेरी में मत आना भाई। अगर आराम चाहिए तो मेरी गुड बुक्स में बिल्कुल मत आ जाना। मैं पागल आदमी हूँ, ना खुद पे दया खाता हूँ, ना अपने साथ जुड़े हुए पे खाता हूँ, दूसरों पे खा लेता हूँ। राया हो दया आ जाती है। सड़क पे सोते आदमी को दया आती है, कुत्तों पे दया आती है, मुझे जानवरों पे दया आ जाती है। अक्सर जानवरों को देखता हूँ, बहुत दया आती है। फिल्में देख के रो पड़ता हूँ मैं। क्योंकि कुछ हेल्प नहीं कर पाता ना, तो मूवी में ऐसे इमोशनल सीन हो तो रोना आ जाता है। लेकिन मेरे साथ किसी आदमी ने कमिट किया हो कि मेरे को मेहनत करनी है, उसकी किसी बात पे रोना नहीं आता। बंदा आके बोले 10 दिन से जाग रहा हूँ, एक स्वेटर में आधी बाजू की मैं इधर से उधर से धक्के कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा है, तूने चुनी थी सक्सेस, भुगत। तो थोड़ा डिफरेंट माइंडसेट है मेरा इन चीजों को लेके। अपने लोगों पे पता नहीं दया ही नहीं आती मुझे, कैसा सा हूं मैं। जी सर, थैंक यू सर। मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी अगर किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, कुछ ऐसा है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। जिन लोगों का कैमरा ऑन है तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, और अनम्यूट करके जो भी आप अपनी क्वेरी है वो रख सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 लोग हम लेंगे, ज्यादा नहीं, बस 3 लोगों से हम बात करेंगे, जो कोई भी है। ऑल्दो आई नो कि सवाल बचे नहीं होंगे, क्वेश्चंस होंगे नहीं लोगों के पास डेफिनेटली, क्योंकि इस सारी चीजों में, सारी बातों में ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा सब कुछ। लेकिन अगर फिर भी कुछ, किसी की कोई क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाहता है, तो स्टार्टिंग के 3 लोग को हम अनम्यूट करेंगे। यस सर, और सब। ये जितने लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं दर्जन रिक्रूटमेंट आर्मी का, तो प्लीज ये मत दिखाना, इनसे काम करवाना मुझे। आप लोग रोज टारगेट दूंगा, मजे नहीं दूंगा। जी शंभू जी प्लीज। यस शंभू सर, जी सर। 1 मिनट सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। यस। नागर सर, मैंने पिछले 3-4 साल से डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना समझा हूँ, लेकिन आप पहले ऐसे शख्स हैं जो बिना हल्ला बोल ऐसा किए वो बिना एकदम सिंपल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मतलब सर, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, आप बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैं डागर सर का पहली बार मैं ऐसे इंसान को देखा हूँ जो इतना सिंपलिसिटी से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को चलाए और अपनी बातों करे। धन्यवाद। थैंक यू शंभू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू शंभू सर। प्रताप सिंह जी भी हैंड रेज कर रहे हैं, लेकिन कैमरा ऑन नहीं है, इसलिए प्रताप जी, मैं माफी चाहूंगा आपको अनम्यूट करने के लिए। बाकी अगर कोई है, अगर किसी का कोई सवाल या कुछ एक्सप्रेस करना है, कुछ बताना भी है, तो यू कैन रेज योर हैंड, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर पाऊं। एज आई एक्सपेक्टेड सर, सवाल लोगों के नहीं है। यस, प्रताप सर ने कैमरा भी ऑन कर लिया, चलिए तो अनम्यूट कर देता हूं मैं। प्रताप सर, आई थिंक प्रताप जी का नेटवर्क इशू नमस्कार है। सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ, सर मैंने 12 साल नेटवर्किंग की हुई है। जी तो सर। जैसे आपने बताया 5 साल भी हम देंगे तो क्या सफल हो सकते हैं? नहीं सर, समय से सफलता का जैसे प्रताप जी आपने लेना बताया देना अभी, नहीं है। उन बातों को फॉलो किया जाए जैसे आपने बताया। हंड्रेड दया नहीं परसेंट सर। दिखानी किसी पर, आपने दया नहीं दिखाएंगे आप। तो बोला इस तरीके से मेहनत की जाए दिन रात एक करके, क्या 5 साल दिए जा सकते हैं? बी हंड्रेड फ्रैंक। 100% सर।
मैं तो सर आपको मैं कागज पे मेहनत लिख करने के को दे तैयार हूँ। सकता हूँ, साइन करके दे सकता हूँ, अगर सफलता के वो सूत्र आप मानेंगे, मैं कागज पे दूसरी तरफ लिख के दे दूंगा। अगर सफल नहीं होते सर, मैं आपको अपने पे आउट से पे आउट। नहीं, आपका जो एटीट्यूड है सर बहुत बढ़िया है। किसी डायरेक्टर को या किसी कंपनी के मेन व्यक्ति को इस तरीके से सादा सिंपल बात करते हुए, कि हर व्यक्ति से इस तरीके से बात करते देखा नहीं मैंने अभी तक। बहुत अच्छा तरीका है सर आपका। ईश्वर की दया है सर, थैंक यू सो मच सर, सर थैंक यू। धन्यवाद सर, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, थैंक यू। जी सर। दिव्यांकुर जी, लेट, अच्छा नित्यानंदम जी साउथ से, अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, आई नो है। जी सर, काफी सारे नहीं तो हैंड। मैं ही अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, देयर आर सो मेनी पीपल बट आई नो मुथुल नित्यानंद, सर मेरे लिए अच्छा होता जब तमिलनाडु से पीपल नमस्कार गेट सर। कनेक्टेड। नमस्कार सर। नमस्कार वणकम सर, सर। हाउ आर यू? वनक्कम सर। सर कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, शानदार सर। वॉचिंग तमिलनाडु पीपल, गुड फीलिंग। Yes sir, very nice. We expected you on our workshop on Jan 5th, but due to some your personal reasons or our commitment, you couldn't. नेक्स्ट मीटिंग आई एम Anyhow, कमिंग सर, नेक्स्ट मीटिंग okay, आई एम sir, please कमिंग। most welcome sir. सर आपका मैं पूरे सुना था, उसमें सर आपका जो पापा पापा जी ने आपको जो चीज बताया सर, उससे सॉरी थैंक यू तो मुझे याद है सर, तीसरा मैं भूल गया सर, प्लीज। प्लीज, प्लीज, अच्छा प्लीज ये सर, ओके ओके। प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू। और जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग